हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अरुण सौखिया एक्सीड इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक के मेरे जो भी वीडियो आपने देखे होंगे उसमें मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में डील किया है, इंट्रोडक्शन दिया है मैंने सभी कोर्सेज़ वगैरह के बारे में। बेसिकली आज का वीडियो अपन क्लास के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास जो कि मैं पिछले 12 साल से ले रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स। 2008 से मैं ये बैचेस ले रहा हूँ। तो आइए अपन बात करते हैं आज अपन कोर्स के बारे में। देखिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें, क्योंकि अभी स्टूडेंट जो है 12th पास करके आए हैं तो कॉलेज का उनका पहला साल है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो थोड़ा सा समझें कि अपने सब्जेक्ट्स क्या है। देखिए, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ बोर्ड पे मैंने एक्चुअली क्या पूरा कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सिलेबस बताया हुआ है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ABST होता है, इसके अलावा BADM होता है और EFM होता है। तो कहने का मतलब है कि अपना ये 3 मेन कोर पार्ट है। ABST में 2 सब्जेक्ट हैं, BADM में भी 2 है, EFM में भी 2 है। आज का जो अपना टॉपिक है वो ABST को लेकर है। बेसिकली मैं ABST में डील करता हूँ, बाकी अलग लेक्चर होंगे जिसमें आपको BADM EFM के बारे में बताया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ABST की, तो ABST के अंदर अपने पास 2 बीकॉम फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट चलते हैं, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा सब्जेक्ट चलता है अपना बिजनेस स्टैटिक्स। तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो अपन इसमें पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में ABST के अंदर। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, तो देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो टोटल क्या होता है उसमें, देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें से कोई 5 खंडे होते हैं, यूनिट वाइज आते हैं। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5। तो हर यूनिट में से क्या होता है, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक आपको करना होता है। और टोटल आते हैं 10 क्वेश्चन, उसमें से 5 करने होते हैं अपन, हर यूनिट में से एक करना होता है। चलिए अपन बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट की अगर अपन देखिए बात करें ना, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास जो चैप्टर्स है वो क्या क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। मतलब 4 चैप्टर है। इन चारों चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन बनेंगे, उन 2 में से आपको कोई एक करना है। ऐसे सेम यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं, यूनिट सेकंड में क्या आता है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। देखिए इसमें क्या, अभी आप जैसे 12th पास करके आए हैं तो आपको ये जो ऊपर वाले टॉपिक है ना, यूनिट फर्स्ट वाले, ये आपने फिर भी पढ़ रखे होंगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो 12th में चलता है। अच्छा, दिक्कत क्या आती है इसके अंदर, जैसे ये देखो इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आपने पढ़ा हुआ होगा। एक तो नया टॉपिक तो देखो ये है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जिसका नाम भी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। एक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, तो ये नया टॉपिक है जो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। अच्छा, इस तरफ अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में भी दोनों टॉपिक नहीं हुए आपके लिए। अब वैसे तो सारे अब आगे के टॉपिक नहीं हुए, ये जो कंपनी का पार्ट होता है ये वाला जो है ना आपने 12th से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन का लेवल बीकॉम में थोड़ा सा हाई हो जाता है। अच्छा, यूनिट थर्ड की मैं बात बता रहा था, इसमें एक तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड मैनेजर रेवल्यूशन आता है, दूसरा डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट आता है, ठीक है। देखिए आगे अपन पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी एक बार ओवरव्यू ले लीजिए आप क्या क्या होता है इसके अंदर। यूनिट 4 की बात करूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आते हैं। यूनिट 5 की बात करूँ, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंश्योरेंस क्लेम्स। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस है आपका कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो है बोर्ड पे आपको दिख रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन बनते हैं और आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन करके आना होता है। देखिए अब जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अभी क्या है कोविड की वजह से आप जानते हैं कि अभी पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। तो वो लेट से नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे अपन। तो बेसिकली ये एक है। तो अपन आज जो बात करने जा रहे हैं, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो देखिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक ले रहा हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा। मैं इसमें से नहीं ले रहा,
मैं यूनिट 5 में से ले रहा हूँ, वो भी सबसे लास्ट टॉपिक है अपना इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ उल्टे से शुरू कर रहे हैं। देखिए आप ऐसे मत सोचिएगा कि फर्स्ट चैप्टर समझ आएगा जब सेकंड जब थर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चैप्टर जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई इंटर रिलेटेड नहीं है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो अपन बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर की, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे चलते हुए, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो इंश्योरेंस क्लेम रहेगा। अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, ठीक है। देखिए ये यूनिट 5th में से है, ठीक है। चैप्टर का नेम आपके सामने है, इंश्योरेंस क्लेम्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले बिल्कुल इजी वे में समझिएगा इंश्योरेंस। देखिए एक इंश्योरेंस ऐसा वर्ड है जो अपन डेली लाइफ में है ना सुनते हैं उसको। आपने LIC का नाम सुना होगा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, आपने अपन अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं। तो बेसिकली अपन क्यों कराते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कराने का पर्पस क्या है? इंश्योरेंस कराने का पर्पस क्या होता है कि बाई चांस अगर अपना कोई लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपन को जो नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी से अपन को मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको पहले इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आपके पास कार है और कार का आप इंश्योरेंस कराएंगे और बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भी आपका डैमेज हुआ उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको तभी देगी जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आप उसका प्रीमियम हर साल पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये इंश्योरेंस क्लेम उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपने ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, इसके अंदर जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है, बेसिकली ये किस चीज़ को कवर करता है वो सुनिएगा। देखिए इंश्योरेंस क्लेम जो अपने इसमें चैप्टर में है, इसमें लॉस बाय फायर के बारे में बताया गया है। लॉस बाय फायर, देखिए लॉस अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्या? आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ये मान के अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारा कि आप एक बिजनेसमैन हैं। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस में आपको बहुत तरह के लॉस हो सकते हैं, जिसमें एक लॉस हो सकता है आपको आग लगने की वजह से, फायर होने से। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप आग से नुकसान से बचने के लिए आपने पहले से एक पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन देते हैं, तो आपने वो पॉलिसी ले ली लॉस बाय फायर के लिए कि अगर आग लगेगी, आग लगने से कुछ नुकसान होगा, तो आपने पॉलिसी ले रखी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी जितना आपका लॉस हुआ है। तो बताइए समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर लॉस बाय फायर में अब ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए लॉस बाय फायर की अगर बात करूँ और आप एक बिजनेसमैन हैं, तो देखिए आपके ना 3 तरह के लॉस हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहला लॉस क्या हो सकता है आपको? लॉस ऑफ स्टॉक, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा लॉस हो सकता है आपको लॉस ऑफ असेट। तीसरा लॉस हो सकता है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली इस चैप्टर में अपन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की जो बुक है, बुक RBD की है, अभी मैं आपको बुक दिखा दूंगा। उसमें इस चैप्टर के अंदर लॉस बाय फायर है। लॉस बाय फायर के अंदर इसमें 3 टाइप के जो लॉसेज हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया गया है। जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया गया है, वो सब चीज़ें बात की बात है। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए मैंने आपको बोला आग लगने की वजह से आपको बेसिकली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो 3 तरह का लॉस हो सकता है, ठीक है। कितने तरह का लॉस हो सकता है? 3 तरह का। सबसे पहले अगर बात करें तो लॉस ऑफ स्टॉक। अब आप सपोज कीजिए लॉस ऑफ स्टॉक क्या है, सुनिएगा। सपोज कीजिए अपनी गारमेंट का बिजनेस है, अपना कपड़ों का बिजनेस है। अब एक शोरूम है अपना, ठीक है। लेट्स से अब शोरूम के अंदर जो स्टॉक रखा हुआ है, आग लगने की वजह से अगर वो स्टॉक जल जाता है, आग लगने की वजह से अगर कपड़े जल जाते हैं जो कि अपना बिजनेस है, तो बेसिकली वो लॉस ऑफ स्टॉक है। अगर आप मान लीजिए लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है आपकी,
एसी है, फ्रिज है, कूलर है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो जल जाते हैं तो आपके स्टॉक वो है, तो स्टॉक का लॉस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आग लगने की वजह से आपका वो जो बिज़नेस, जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं वो स्टॉक यानी वो माल अगर जल जाता है तो वो लॉस ऑफ स्टॉक कहलाता है। सिंपल है। अच्छा, दूसरा सुनिएगा लॉस ऑफ असेट। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में। अभी लॉस ऑफ असेट की बात सुनिएगा। लॉस ऑफ असेट क्या है? अब मेरा गारमेंट का बिज़नेस है, अब असेट क्या होगी? मैंने अपने शोरूम के अंदर एसी लगा रखे हैं, मैंने मेरे शोरूम के अंदर फ़ैन लगवा रखे हैं, लेट से फ्रिज भी रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब आग लग रही है तो मेरी गुड्स तो जल ही रही है, मेरा स्टॉक तो जल ही रहा है, लेकिन मेरी असेट भी जल गई। असेट में मेरे एसी जल गया, फ्रिज जल गया, तो ये मेरा असेट का लॉस है। तो दूसरा लॉस क्या हो सकता है? आपको बिजनेस कर रहे हैं असेट का, जो शोरूम हो, आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, अपन बात करें लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, बाकी नॉर्मल है स्टॉक और असेट। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सपोज़ कीजिए किसी के दुकान पर आज आग लगी, ऐसा नहीं होता कि कल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सपोज़ करो उसको दुकान को रिपेयर कराने में महीना भर लग गया, 2 महीने लग गए, तो आप ऐसे सोचिए कि जो 2 महीने उसको लगे तो क्या वो 2 महीने में वो प्रॉफिट कमा पाएगा जो पहले कमा रहा था? पहले मैं हर महीने 50,000 कमा रहा था, 50,000 रुपीज़ मैं हर महीने कमा रहा था, लेकिन आग लगने की वजह से क्या हुआ? आग लगने की वजह से ये हुआ कि मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब हुआ। तो मेरी दुकान पे, मेरे शोरूम पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो 2 महीने में जो 2 महीने मैं वो बिज़नेस नहीं कर पाया जो मैं पहले कर रहा था, तो मेरे प्रॉफिट का भी तो लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका भी पैसा देगी अगर आपने इसके लिए क्लेम पॉलिसी ले रखी है। तो ये प्रॉफिट का है। देखिए डिटेल में आएगा आगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री अपन जो अकाउंटिंग वाले पार्ट होती है वो करेंगे। तो आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो टॉपिक है वो लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। तो एक बार मैं बाकी टॉपिक को मिटा देता हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ असेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट और जनरल एंट्री। तो अब अपन बात जो करने चाह रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी जो एग्जांपल लिया वो गारमेंट बिजनेस का लिया है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात समझिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक 2 तरह का लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ नॉर्मल आइटम, लॉस ऑफ नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक, और दूसरा होता है लॉस ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक। अब मैंने क्या किया, स्टॉक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि लॉस ऑफ नॉर्मल स्टॉक, लॉस ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। देखिए अब ये इसका डिफरेंस समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, आपकी दुकान के अंदर कुछ माल है वो अच्छी क्वालिटी का है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो क्या होता है वो तो आपका नॉर्मल स्टॉक कहलाता है। और जिसके अंदर कोई डिफेक्ट है, आपको पता है यार, जैसे लाइक उसमें छेद हो रहा है या उसका कलर डल हो गया, तो वो एबनॉर्मल स्टॉक कहलाता है। कौन सा स्टॉक कहलाता है? एबनॉर्मल, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जब आग लगती है ना, तो आपका नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक दोनों ही जल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अकाउंटिंग पार्ट करते वक्त अपन इसको नॉर्मल स्टॉक को अलग पड़ेगी, एबनॉर्मल को अलग पड़ेगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, नॉर्मल स्टॉक जो अच्छी क्वालिटी का है और जो एबनॉर्मल है जो डिफेक्टिव है, ठीक है। एक बार अभी अपन जो आज बात करने जा रहे हैं ना, वो लॉस ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक के बारे में बात करना नॉर्मल स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो अपना जो टॉपिक है वो नॉर्मल स्टॉक का है। तो नॉर्मल स्टॉक के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा सब चीज़ें। देखिए अगेन मैं अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्मल स्टॉक का लॉस आपको हुआ और अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन ने पॉलिसी ले रखी है और आग लगने की वजह से जो भी नुकसान हुआ तो अपन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे और उससे पैसा लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। एज ए अकाउंटिंग पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लगाना है कि कितने रुपए का अपन को क्लेम मिलेगा, तो आपको 3 स्टेप फॉलो कर लें। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, इसको लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख भी सकते हैं। देखिए पहला स्टेप होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये पहला स्टेप है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्यों बनाया जाता है सुनिएगा। मैंने कहा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए
कि XYZ एक फर्म है, ठीक है, और डेट ऑफ फायर दे रखी है आपको, डेट ऑफ फायर मान लीजिए आपको दे रखी है 1 सितंबर 2019। एक बार अपन मान लेते हैं कि पिछले साल का डेटा है कि 1 सितंबर 2019 को आग लगी। अच्छा, आपको ये पता है कि अपना जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2000, अगर ये 19 की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 को। तो ये अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जो अपने अकाउंटिंग के जो भी स्टूडेंट है उनको पता होता है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और ये एंड होता है 31 मार्च 2020 को। अच्छा, मैंने बोला डेट ऑफ फायर क्या है? 1 सितंबर। अज्यूम कर ली मैंने, कुछ भी हो सकती है डेट ऑफ फायर। तो आपको सबसे पहले अगर अमाउंट ऑफ क्लेम पता करना है, अमाउंट ऑफ क्लेम का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी, तो सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये कब से कब तक का बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं सबसे पहले जो ईयर स्टार्टिंग से है। अब ईयर स्टार्ट कब हुआ था? इसको थोड़ा सा मैं मिटा के नीचे कर देता हूँ। आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। अच्छा, टिल डेट ऑफ फायर तक बनता है ये। अब डेट ऑफ फायर तक का मतलब, डेट ऑफ फायर बताइए क्या है? 1 सितंबर 2019। तो बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर के लिए बनाए। अच्छा, ये बनता वैसे ही है जैसे नॉर्मल अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ठीक है, और वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आती है कि मेमोरेंडम वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है। ठीक है, आप सुनिएगा क्या होता है कि जब आग लगती है ना, तो कई बार अपने अकाउंट्स की बुक, अपना कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर आपके बिल वगैरह, आपके अकाउंट्स की बुक, आपका कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या आप प्रॉपर्ली इसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका जो डेटा था वो भी जल गया। तो कई बार क्या होता है, ये अपन को मेमोरेंडम यानी अकॉर्डिंग टू द मेमोरी, जैसे जैसे आपको याद है, जितने आपको पुराना डायरी में मिला हुआ, डायरी में लिखा हुआ मिल गया, या जैसे आपको याद है आपके अकाउंटेंट ने बताया, तो एज ए मेमोरी मतलब आप इसको जैसे जैसे याद आ रहा है आप उसको बना रहे हैं, तो दैट्स वाई मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसका नाम बन गया। अच्छा, दूसरी ये कि 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक की क्यों बना रहे हैं अपन इसको? देखिए, 1 सितंबर तक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको बेसिकली ये पता लगाना है कि जिस दिन आग लगी ना, उस दिन आपके शोरूम के अंदर कितना स्टॉक रखा हुआ था। मैंने कहा मेरा गारमेंट का बिजनेस था, आग कब लगी? 1 सितंबर को लगी। तो सबसे पहले ये तो पता लगाओ कि आपके शोरूम में कितना स्टॉक रखा हुआ था। नॉर्मल स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, कितना स्टॉक रखा हुआ था, कब? 1 सितंबर 2019 को। पहले वो पता करो कि भाई इतना स्टॉक रखा हुआ था, लेट से मेरे पास 5 लाख का स्टॉक रखा हुआ था, तो वो पता करके पता चलना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब भी तो आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी पर कि भाई हमारा स्टॉक इतना रखा हुआ था, इतना जल गया, इतना दे दो पैसा, वो भी आगे आएगा। तो पहली चीज़ ये कि 1 अप्रैल से 1 सितंबर बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि 1 सितंबर को अपन को क्या निकालना है? स्टॉक निकालना है, और स्टॉक पता लगाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू मेमोरी बना रहे हैं, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो अपन एक बार एक एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी जो मैं इसमें डेटा ले रहा हूँ वो ऐसे थोड़ा आइडिया से ले रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले अपने पास क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं अपन। मैं कहता हूँ आप ना, मतलब 1 अप्रैल 2019 को स्टॉक आपके पास था 3 लाख रुपए का। ऐसा अपन मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए का स्टॉक था। अब इसके नीचे आता है परचेज। क्या आता है इसके नीचे? परचेज। और इसमें से रिटर्न वगैरह अगर कोई हो तो लेस करना पड़ता है, वो तो अपन को ध्यान है कि लेस करते हैं अपन परचेज रिटर्न। ठीक है, ये आपने बनाया होगा 11th में, 12th क्लास में बनाया, आपने खूब अच्छे से बनाया होगा, तो इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो परचेज में परचेज रिटर्न लेस किया, लेट से अब वो आ गया मेरा, सपोज़ कीजिए इस साल की परचेज में परचेज रिटर्न लेस करके मैं 2 लाख मान लेता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं।
अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सीधा खर्चा हुआ है तो दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर प्रोडक्ट के ऊपर सीधा खर्चा हुआ है तो कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है बेसिकली? देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है वेजेस, कैरेज इनवर्ट, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वेजेस आता है। और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर की साइड लिख देता हूँ, इसमें आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या आता है? देखिए वेजेस आता है, वेजेस के बाद में देखिएगा आप कैरेज इनवर्ट। अब मैं क्या शोरूम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं मान रहा कि मेरी फैक्ट्री है, मैं शोरूम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ट आता है। लेट से अब है ना, ये दो ही खर्चे हैं केवल, वेजेस जो आप गुड्स वगैरह को शोरूम तक लेके आए उसकी मजदूरी मजदूर को दी, और कैरेज इनवर्ट जो गाड़ी भाड़ा लगा, गाड़ी ने किराया वगैरह लिया, तो ऐसा मैंने अज्यूम किया। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी होते हैं, अगर वो होते हैं तो वो अपन को दिखाने होंगे, वो फैक्ट्री वाले के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो लेट से अपने डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना, वेजेस तो मान लीजिए आपके हैं लेट से 20,000 के, और कैरेज इनवर्ट है आपका 30,000। एक बार ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि टोटल जो खर्चा है ना अपना डायरेक्ट एक्सपेंस में, कि वेजेस 20,000 और कैरेज इनवर्ट 30,000, तो ऐसे मिला के टोटल खर्चा अपना जो है वो 50,000 का है। टोटल खर्चा कितने का मान लीजिए आप? 50,000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आपको देखो ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट CD, ग्रॉस प्रॉफिट CD। बेसिकली ये आपको बनाना है इसके नीचे, ये मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूँ, ये इसके नीचे चल रहा है पूरा, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। अच्छा, इस साइड क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाई सेल। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वो सारा इस पीरियड के लिए हो रहा है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर के बीच का ही हो रहा है, ठीक है। अब सेल में से लेस करते हैं अपन सेल रिटर्न। सेल में से अपन ने क्या लेस कर दिया? सेल रिटर्न। देखिए अब सेल में से अपन ने सेल रिटर्न लेस किया। अब इसको अपन मान लेते हैं कि अपनी इस पीरियड में सेल हुई है, तो लेट से आप ये मान लो अपनी इस पीरियड की जो सेल है ना वो 1 लाख या 2,50,000 कर लो, एक बार अज्यूम कर रहे हैं अपन 2,50,000 की अपनी सेल हुई है, ठीक है। इधर क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए दो चीज़ें हैं, यही तो अपना मेन टारगेट था। आप ये सब जो कर रहे हैं ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक पता लगाना है। आपको ये पता लगाना है यार क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरा जिस दिन आग लगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं क्लेम करूँगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो अपन क्लोजिंग स्टॉक का पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाएं? दो चीज़ें मिसिंग है, देखो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है और एक क्या मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो क्या है, क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई होती है कि सेल्स का लेट से सेल्स का 10% या 20% मान लो, सेल का 20% आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब आपको बोला है कि जो जीपी रेट है ना, जीपी रेट इज 20% ऑन सेल। 20% किस पर है? सेल पर है, ये आपको दिख रहा होगा। अब सेल पर है, ये कॉस्ट पर भी दी हुई होती है और सेल पर भी होती है। कॉस्ट पर होती है तो कैसे करना है वो बात की अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आज के लेक्चर में तो एक बार ये सेल पर ही समझो आप, क्योंकि वो फिर मेरे को अच्छे से डिटेल में समझाना है। सेल पर, अच्छा सेल कितनी है आपकी बोलो? 2,50,000। तो 2,50,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो? 20%। तो 2,50,000 का 20% अपन कैलकुलेट करते हैं, 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। यहाँ पर अपन ने लिखा 50,000। बोलो क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सी गणित है। जीपी रेट 20% सेल का दिया हुआ है, सेल आपको गिवन है 2,50,000। 2,50,000 का 20% कितना होता है? 50,000। तो ये 2,50,000 का 20% है। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपना मेन जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, अब आसान है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करें? बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। BF बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है आपको? तो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। देखो एक बार पहले डेबिट साइड को जोड़ लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल है 3 + 2 5 है ना, 5 और ये 1 लाख हो गया ये।
ये अपने पास जो हो गया ये 5 लाख तो ये हो गया, और 50-50 ये 1 लाख हो गया, तो ये इस साइड का टोटल आ गया अपना 6 लाख। ये टोटल आ गया इस साइड का 6 लाख रुपीज़। वो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। जिनको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है उनके लिए, जिनको नहीं आता वो तो फिर इसमें घूमते रह जाएगी कि ये कैसे हो रहा है। तो ये हो गया, देखो 3 और 2 5 और 6 लाख रुपए हो गया। अब 6 लाख में से इधर सेल, क्रेडिट साइड में सेल ही अपनी, तो सेल में बात करें अपन, ये डेबिट साइड है और वो क्रेडिट साइड है। तो सेल, ये सेल कितनी है 2,50,000, तो 2,50,000 घटा दो, तो इसको घटाओ, इसको लेस करोगे आप, तो आपके पास बचेगा 3,50,000। कितना बचेगा आपके पास 3,50,000। क्लियर है यहाँ तक? वापस देख लीजिए, इसको अपन ने जोड़ लिया, जोड़ के कितना आ गया 6 लाख, 6 लाख आया। 6 लाख में से अपन ने वो क्रेडिट साइड में घटाया, तो क्रेडिट साइड में केवल अपने पास 2,50,000 है, तो 2,50,000 के तो 3,50,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ अपना पहला काम हुआ। देखो 3 स्टेप होता है, अभी पहला स्टेप ही हुआ है बाकी 2 स्टेप छोटे हैं, हो जाएंगे आराम से। अपन ने ये पता लगा लिया कि 1 सितंबर 2019 जब अपने बिजनेस में आग, मतलब शोरूम पर आग लगी, उस दिन मेरे पास में कितने रुपए का स्टॉक था? 3,50,000 का स्टॉक था। जो ये बनाने का पर्पस था वो यही था कि मेरे को ये पता लगा है कि 1 सितंबर 2019 को मेरे शोरूम पर कितने रुपए का स्टॉक था। तो आपने पता लगा लिया कि आपके शोरूम में 3,50,000 रुपये का कपड़े गारमेंट रखा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता कर लिया अपन ने। अब क्या करें? अपना मेन काम तो इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने हैं। अब आपको ये पता लगाना है, देखो ज़रूरी थोड़ी है कि 3.5 लाख का माल था, 3,50,000 का माल था तो पूरा ही जल गया होगा। भाई आप आग लगी तो अपन ने क्या किया, फटाफट से अपना जो गुड्स था ना, थोड़ा बहुत गुड्स, वो अपन ने बाहर निकालना शुरू किया, और लेट से बाहर निकाला तो अपन ने क्या किया, 50,000 का माल बचा लिया। थोड़ा जो माल अपन बचा सकते थे वो बचा भी लिया। तो इसी पर बेस है अपना दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप अपन मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ। देखिए स्टेप नंबर 2 सुनिएगा ध्यान से। स्टेप फर्स्ट ये है अपना मेमोरेंड ट्रेड अकाउंट। अब लिखिए स्टेप नंबर 2, इसको मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ। स्टेप नंबर सेकंड है अपने पास, दैट इज लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक क्या है? देखिए अब ये चीज़ आप समझो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अपन ने सबसे पहले 1 सितंबर को कितने रुपए का गुड्स रखा हुआ था अपने, 3,50,000 का पता कर लिया। सारा थोड़ी चला, अपन ने फटाफट से थोड़ा बहुत गुड्स जो है वो शोरूम से बाहर निकाल लिया। तो यही इसी पर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, DOF मतलब डेट ऑफ फायर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितने रुपए का है? जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का क्लोज स्टॉक है? 3,50,000। आपने अभी अभी निकाला है ना क्वेश्चन से। अच्छा, इसमें से आप लेस कर दीजिए साल्वेज स्टॉक। देखिए साल्वेज स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक आपने आग लगने से बचा लिया, चाहे वो थोड़ा बहुत जला हो चाहे पूरा जलने से बचा लिया, लेकिन आपने उसको बचा लिया, सेव कर लिया। तो आपने 50,000 रुपीज़ का जो गुड्स है ना वो बचा लिया आग लगने से। तो 3,50,000 50,000 लेस कर दो, तो बेसिकली पता है आपका जो लॉस हुआ ना, जो आप कहोगे कि लॉस ऑफ स्टॉक है, जो स्टॉक आपका जला वो आप कहोगे वो कितने रुपए का जला? 3 लाख का। टोटल माल कितने का रखा? जिस दिन आग लगी उस दिन आपके दुकान पे, आपके शोरूम पर कितना माल था? 3.5 लाख का। उसमें से आपने 50,000 का जो गुड्स है ना वो फटाफट से बाहर निकाला, तो उसकी वजह से आपका जो वास्तव में स्टॉक जो आग से जला वो कितने रुपए का जला? 3 लाख रुपए का। बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर है मेरे ख्याल से? तो ये अपने पास अभी पूरा नहीं हुआ, ये लास्ट स्टेप और है, ठीक है, फिर इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास में लॉस ऑफ स्टॉक आ गया है, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया है 3 लाख का। देखिए क्या होता है, कई क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन क्यों खत्म हो जाता है? भाई आपको पता लगा कि भाई 3 लाख का गुड्स अपना जला और 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मांग लो, और अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख या उससे ज़्यादा की तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, देखिए तीसरा स्टेप सुनिएगा, आपको कई बार इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती,
अब वो क्यों नहीं देती और कब देती है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अपन अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, लास्ट स्टेप है, फिर ये अपना ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉस ऑफ नॉर्मल स्टॉक का। ठीक है, अब आ जाइए अपन, मैं इसको थोड़ा इस साइड से लिख देता हूँ, ना यहाँ से आपको दिख रहा होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 होता है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, दावे की राशि, नहीं बोलते इसको, दावे की राशि जो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे। देखो अब आप ध्यान से सुनना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पॉलिसी कितनी की ले रखी है, पॉलिसी टेकन। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप तभी कर रहे हो जब आपने इंश्योरेंस करवा रखा अपने गुड्स का और आपने पॉलिसी ले रखी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपने ना पॉलिसी जो ले रखी है वो लेट से 2,50,000 की ले रखी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने पॉलिसी कितनी की ले रखी है, 2,50,000 की। अगर आपने 2,50,000 की पॉलिसी ले रखी है तो अब आप सुन लो, आपका लॉस कितने का हुआ, 3.5 लाख का। 3.5 लाख में से कितना माल आपने बचा लिया, 50,000, तो आपका लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। और आपने पॉलिसी कितनी की ले रखी है, 2,50,000। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देगी, सिंपल सी बात है। आपने पॉलिसी कम की ले रखी है, आपको कम से कम जो पॉलिसी है ना वो कम से कम कितने की लेनी चाहिए थी आपको, 3 लाख की या उससे ज़्यादा की। आप अगर 3 लाख की पॉलिसी लेते, एक बार के लिए आप ऐसे सोचो कि आपने पॉलिसी कितने की ले ली, 3 लाख की। इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कितने की करा रखी है, 3 लाख। आपको लॉस में कितने का लगा, 3 लाख, कंपनी पूरा पैसा दे देगी। मैं कहता हूँ आपने पॉलिसी करा रखी 4 लाख की, आपने पॉलिसी कितने की करा रखी है, 4 लाख की, 4 लाख की। आपको लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। आपको 4 लाख नहीं देगी कंपनी, आपको कंपनी 3 लाख ही पे करेगी, 3 लाख ही पे करेगी। वो ज़्यादा जो है वो आगे के लिए एडजस्ट है, बाकी अभी आपको उतना पैसे ही मिलेगा जितना आपको लॉस हुआ है। वो पूरा कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी खुद कर लेती है, आपको लॉस कितना हुआ है, 3 लाख। देखिए, तो मैं अपनी जो बात कहना चाह रहा हूँ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि आपको पॉलिसी आपने ले ली 2,50,000 की, जबकि आपका जो लॉस हुआ है वो 3 लाख का हुआ है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी वो आप समझने वाली बात है। अब आप सोचोगे कि यार आप कहोगे सर कि 3 लाख में से 2.5 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख दे देगी, नहीं, वो 2,50,000 भी नहीं देगी आपको। तो क्या देगी वो सुनिएगा। मतलब सॉरी, 3 लाख रुपए नहीं देगी वो, ठीक है, 3 लाख रुपए नहीं देगी। अब वो क्या देगी वो चीज़ सुनिएगा आप ध्यान से। इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको, चलिए यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास इस साइड में जगह है, ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी अब आपको क्लेम का कितना पैसा देगी वो सुनिएगा। इसमें एक होता है एवरेज क्लॉज, इसमें एक क्या होता है, एवरेज क्लॉज होता है। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला सुनिएगा। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट, इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन, ये स्टेप नंबर 1 है, पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। केस क्या है कि स्टॉक कितने का चला, 3 लाख का, और पॉलिसी कितने की रखी है, 2.5 लाख की। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी, तो वो सब चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक, बताइए लॉस ऑफ स्टॉक कितने रुपए का लॉस हुआ अपन को, 3 लाख। तो लॉस ऑफ स्टॉक में कितना लिखोगे आप, 3 लाख रुपए, ठीक है, बस अपना आंसर आने वाला है। पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी बोलिए आपने पॉलिसी कितनी की ले रखी है, 2,50,000, तो ये आ गया 2,50,000, ठीक है। प्लस अब क्या देखिए इंश्योरेबल अमाउंट, अब क्या चाहिए आपको, इंश्योरेबल अमाउंट। अब ये चीज़ एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है कि इंश्योरेबल अमाउंट कहाँ से आएगा। तो देखिए इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, या तो आपको वैसे दिया हुआ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आप कैसे पता लगाना है। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब आपको इंश्योरेंस कितने कराना चाहिए था, तो आपको इंश्योरेंस कम से कम उतने का कराना चाहिए था जितने का डेट ऑफ फायर पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये कंपनी बाहर की चलती है कि मिनिमम इतना का तो आपको कराना ही चाहिए था। तो आप ये समझिएगा, अगर इंश्योरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिकली इंश्योरेबल अमाउंट वो है जो डेट ऑफ फायर पर क्लोजिंग स्टॉक है।
डेट ऑफ फायर पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका इंश्योरेबल अमाउंट है, ये अज्यूम किया जाता है। भाई बाद में निकाल रहे हैं वो आपकी बात सही है, लेकिन ये माना जाता है कि कम से कम इतना तो पॉलिसी आपको लेनी चाहिए थी। इंश्योरेंस कंपनी बाहर की चलती है, तो आपका इंश्योरेबल अमाउंट 3,50,000 का है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या कह रही है कि आपको पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, 3,50,000 की, क्योंकि आप जब आग लगने के बाद आपका स्टॉक है, जिस दिन आग लगी उस दिन आपका स्टॉक है 3.5 लाख का है, तो आपको पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, 3,50,000 की, लेकिन आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम बचाने के चक्कर में पॉलिसी कितने की ली, 2,50,000 की। आपने सोचा कम की ले रहे थे, कम की लेके इंश्योरेंस प्रीमियम कम देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत चालाक है, वो उसने देखा कि यार इसका स्टॉक ही कितने का रखा हुआ है, 3.5 लाख का, इसने पॉलिसी कितने की ले रखी है, 2,50,000 की। आप समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और आपका लॉस कितने का है, 3 लाख, तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी आपको अप्लाई करना है जब आपकी पॉलिसी अमाउंट जो है वो कम है, किससे कम है, जितने का आपको लॉस हुआ है उससे कम है, या जितने का आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उससे कम है। क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करना आप, तो क्लोजिंग स्टॉक से कम है, तो ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, एक बार मोबाइल पे यूज़ ले लेते हैं। फाइनल आंसर जो आपके आने वाला है वो कितने रुपये आने वाला है वो देखिएगा एक बार, 3 लाख, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके एग्ज़ाम में, कैलकुलेटर अलाउ है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 35, तो देखिए आंसर आ रहा है 2,14,285 रुपीज़। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक बार वापस से सुन लीजिए मेरी बात, आपका स्टॉक कितने का चला, 3 लाख का, पॉलिसी आपने कितने की ले रखी थी, 2,50,000 की, इंश्योरेबल अमाउंट कितने रुपए का है, 3,50,000 का, यानी कि आपको पॉलिसी जो लेनी चाहिए थी वो कितने की लेनी चाहिए थी, आपको 3,50,000 की लेनी चाहिए थी। तो ये आपका पास में जब इसको सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपके पास निकल के आ रहा है 2,14,285 रुपये, 2,14,285 रुपीज़ विल पे बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी इतना पैसा, जबकि आपका लॉस कितने का हुआ, 3 लाख। अब आप सोचिए 3 लाख का लॉस हुआ, आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है, 2.5 लाख, तो आप सोचिए कि यार सर 2.5 लाख तो नहीं देगी, क्योंकि आपको आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए थी ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कितने रुपए की लेनी चाहिए थी, 3.5 लाख की, क्योंकि आपका इतने का स्टॉक था, तो 3.5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, और आपने प्रीमियम बचाने के चक्कर में कितने की पॉलिसी ली, 2.5 लाख की। तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसी रेशो में आपको पैसा दे रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी 2,14,285 रुपये। आपका लॉस हुआ है 3 लाख रुपये, आपको कम मिला पैसा, क्यों, क्योंकि आपने 3.5 लाख की पॉलिसी की जगह कितने की पॉलिसी ली थी, 2.5 लाख की, 2,50,000 की पॉलिसी आपने ली थी। बताइए मेरी बात समझ में आई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस क्लेम का, लॉस ऑफ नॉर्मल स्टॉक। देखिए ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बुक के बारे में बात कर देता हूँ। बुक आपको ये वाली परचेज करनी है, बुक रहेगी अपने पास कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, RBD की बुक है, इसको परचेज करनी है, और इसमें से एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल कुछ मैं भी कराऊंगा, अभी मैंने सारा ये जो करवाया ना आपको, मैंने मन से अपना डेटा लेकर और इसको करवा दिया आपको, मैंने बुक का कोई एग्जाम्पल ले लिया। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बुक का एग्जाम्पल लेंगे एक बार। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मान लीजिए GP रेट आपको सेल की जगह कॉस्ट पर दी हुई हो, और लास्ट ईयर का कुछ डेटा आपको गिवन हो, तो कैसे करना है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे लेक्चर्स में आपको समझ में आएगी। होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज पहला स्टेप अपन ने देखा लॉस ऑफ नॉर्मल स्टॉक में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा स्टेप आपने देखा दैट इज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तीसरा स्टेप देखा आपने अमाउंट ऑफ क्लेम, जिसका ये एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। चलिए, और कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट को, तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। अभी एक बार कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड आएंगे, फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन, उसमें जो भी है फेस टू मतलब लाइक आप क्वेरी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मेरे को यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।